कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वो आज के वीडियो में पता चल जाएगा बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या है डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशंस एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे आप उसको यूज़ करके इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये पता लगा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर इवन स्टार्टिंग डायमेंशन एनालिसिस, आपको बेसिक डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं वो पता होना चाहिए। अब मैं अज्यूम करके चला हूँ कि आपको फोर्स का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट, प्रेशर का यूनिट, एनर्जी का यूनिट ये सब पता है। नहीं तो मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्या फॉर्मूला होता है एटलीस्ट आपको ये भी पता है ना कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ यू नो मास इज मेजर्ड इन केजी, यू नो एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डायमेंशन? जब भी आप किसी यूनिट को, है ना, जब भी आप किसी क्वांटिटी या फिर यूनिट को एक स्क्वायर या फिर बोलूँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हो, जहां पर आप उस यूनिट को उसके फंडामेंटल यूनिट के रिस्पेक्ट में लिखोगे। क्या मतलब? तो आपको मालूम है केजी इज मास, राइट? सो जब आप लिखोगे एम, जब आप लिखोगे एल और जब आप लिखोगे टी, क्या सर हर बार एम, एल और टी ही लिखा जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल यूनिट्स है और 4 फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन जनरली जितने भी क्वांटिटीज के साथ हम डील करते हैं उनमें मास, लेंथ और टाइम ही होता है। अब देखिए यहाँ पे, बिकॉज केजी में पावर 1 है, केजी रेज़ टू 1 है तो हम लिखेंगे एम में 1, क्योंकि मीटर में पावर 1 है तो हम लिखेंगे एल में 1, लेकिन क्योंकि सेकेंड में रेज़ टू 2 है, अब अगर ये सेकेंड ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा s-2। ये सबको समझ में आया? तो उसी को हम लिखेंगे t-2। तो सिंपल से एक यूनिट को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे आप मेरे को हेल्प करना, क्या क्या हो सकता है। मोमेंटम का फॉर्मूला मास टाइम्स वेलोसिटी। चलिए मैं लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का फॉर्मूला मास टाइम्स वेलोसिटी। नाउ मास इज केजी, राइट? वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे? एम में 1, एल में 1 एंड टी में -1। आई होप सबको ये समझा। चलिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। नाउ फोर्स इज केजी, राइट? फोर्स का देखो यहाँ पे यूनिट लिखा था, क्या था? केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि नीचे एरिया था तो एरिया में वापस से क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब मैंने कैंसिल वगैरह किया तो मुझे फाइनल यूनिट ये मिला, केजी मीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो हम उसे लिखेंगे एम में 1, एल में -1, राइट, और टी में -2। चलिए अब इसका यूनिट बताइए क्या हो सकता है एनर्जी का? ये होगा एम में 1, एल में 2, टी में -2। आई होप ये क्लियर हुआ। बताइए वेलोसिटी का क्या हो सकता है? मीटर पर सेकेंड है, राइट? तो क्या होगा? अब मीटर पर सेकेंड है, मास का कोई यूनिट नहीं है, तो आप या तो ऐसे लिख लो एम में 0, एल में 1, टी में -1, या फिर आपने डायरेक्टली ये भी लिखा होता एल में 1, एक सेकेंड, एल में 1, टी में -1, तो भी चल जाता। दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन का बताइए क्या होगा? या तो आप एम में 0 लिखो, बिकॉज मास में कोई यूनिट है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एल में 1, टी में -2। नेक्स्ट टॉर्क है न्यूटन मीटर। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई न्यूटन का मतलब क्या? फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट मैंने क्या बताया था? फोर्स का यूनिट था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे एक और मीटर है, राइट? तो मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या? एम में 1, एल में 2, टी में -2। अगर आपने नोटिस किया, एनर्जी का यूनिट, सॉरी, एनर्जी का डिमेंशन और टॉर्क का डिमेंशन सेम है। ऐसा हो सकता है, दो अलग अलग क्वांटिटीज के डिमेंशन सेम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कहानी आगे बढ़ाते हैं। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आएगा एम में 1, वॉल्यूम है मीटर में क्यूब, तो एल में 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3, एंड फ्रीक्वेंसी है 1/सेकेंड विच इज नथिंग बट t⁻⁻1। अब कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर एम में 0, एल में 0 क्यों नहीं लिखा? आप लिख सकते हो, लेकिन विद टाइम आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर वो डिमेंशन उसके पास कोई है ही नहीं, लेंथ में कोई डिमेंशन है ही नहीं, मास में कोई डिमेंशन है ही नहीं, तो आप लिखना प्रेफर ही नहीं करोगे। आई होप पहले 5 मिनट में आपको समझा कि डिमेंशंस कैसे लिखते हैं। अब डिमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम चेक करेंगे करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और ये करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन क्या मतलब? अब बोलना क्या चाह रहे हो कि भाई ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये एनर्जी इज हाफ mv², S is equals to ut plus half at square, F is equals to mv square upon r, V is equals to u plus half at। ये क्या डिमेंशनली करेक्ट है? क्या ये सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? हम ये पता लगा सकते हैं बाय डिमेंशन एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे कैच है,
मैं वापस से बोलूँ, क्या ये फॉर्मूला सही है और क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें बहुत फर्क है। मतलब सर ये क्या बोल रहे हो, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बिफोर इवन मूविंग अहेड, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए, विच इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? वो ये बोलता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज है, समझे, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज है और अगर आप उन क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटीज के डिमेंशंस इक्वल होंगे। सर आपने जो भी बोला नहीं समझा, ठीक है, मैं आपको सिंपल से लॉजिक से समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 4 एप्पल है, ठीक है, राइट, ये समझ में आया। और यहाँ पर मेरे पास 2 एप्पल है, ये समझा। तो टोटल कितने एप्पल हो गए? अब बोलोगे 6। सर बच्चे हो क्या यार, या हमें बच्चे समझा गया क्या, 2 या 4 एप्पल पढ़ के सिखा रहे हो? मुझे आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास 4 एप्पल है और मेरे पास 2 मैंगोज़ है, क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? बताइए बताइए बताइए, कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। बस यही बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपके क्वांटिटी सेम है तो ही, अगर आपके को क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम का मतलब क्या है, या मैं बोलूँ अगर उस क्वांटिटी के डिमेंशन सेम है तो ही उन डिमेंशंस को ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। सर लेकिन हम जब F इज इक्वल्स टू ma लिखते हैं, मास एक अलग डिमेंशन है, राइट, m में 1, एक्सेलरेशन है लेंथ में, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप 2 क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट तभी ही कर सकते हो जब वो डिमेंशनली करेक्ट हो। सर आप तो ना क्वेश्चन के थ्रू समझाओ, हमें ऐसे नहीं समझेगा। ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नाम में ही मतलब है ना, नाम में ही मतलब है कि अगर A, अगर B और अगर C को मैं ऐड या सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, A प्लस बी प्लस, है ना, A प्लस बी माइनस C, तो इसका मतलब यही है कि जो D है उसका भी डिमेंशन C के बराबर होगा, C का भी डिमेंशन B के बराबर होगा और B का भी डिमेंशन A के बराबर होगा। देखो मैंने यही लिखा। सर नहीं समझ में आया, चलो क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हाँ ये तो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अरे भाई तुमको पता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो तुम इतना कॉन्फिडेंट हो। चलो अब अज्यूम करते हैं मुझे पता ही ना होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है या नहीं। कैसे चेक करता मैं डिमेंशन एनालिसिस? मैंने क्या बोला, डिमेंशन एनालिसिस हमें बोलता है कि अगर 2 क्वांटिटीज ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हैं या इक्वल है, उनके डिमेंशन सेम होंगे। चलिए, क्या आपको पहले सवाल में E इज इक्वल्स टू हाफ mv² दिख रहा है? ठीक है सर, दिख रहा है। अगर मैं LHS उठाऊँ, LHS में मुझे एनर्जी दिख रहा है। अगर मैं एनर्जी का डिमेंशन लिखना चाहूँ तो क्या मैंने अभी एनर्जी का डिमेंशन लिखना सिखाया था, क्या था, m में 1, L में 2, T में -2। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब RHS उठाओ, RHS में क्या आपको दिख रहा है कि हाफ mv² था। अब इसका डिमेंशन एनालिसिस आगे बढ़ने से पहले ही मैं इसका डिसएडवांटेज बता दूँ। डिमेंशन एनालिसिस आपको ये बता ही नहीं पाएगा कि कांस्टेंट का क्या है ना, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है वो। मतलब क्या कि अगर मैं कांस्टेंट का डिमेंशन निकालना चाहूँ तो बेटा कांस्टेंट का डिमेंशन क्या निकलेगा भाई, कोई है नहीं ना, डिमेंशन ही नहीं है, इट इज रेज टू, सो इसको हटा दो। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मास और वेलोसिटी का डिमेंशन लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, अगर मैं मास का डिमेंशन लिखूँ तो क्या आएगा, m में 1 आएगा, ठीक है। वेलोसिटी मैंने बताया था L में 1, T में -1 होता है। अगर नहीं देखा तो ये देख लो, वेलोसिटी का डिमेंशन क्या था, ये देखिए, वेलोसिटी का डिमेंशन था m में वेलोसिटी का डिमेंशन था L में 1, T में -1, L में 1, T में -1, m में 0 ही था। तो देखो मैंने क्या किया, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, तो ये तो मैंने मास का डिमेंशन लिख दिया, यहाँ पे m का मास का डिमेंशन लिख दिया और वेलोसिटी का डिमेंशन क्या लिखा, L में 1, T में -1। लेकिन सर ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर 2 और 2 चढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ का ख्याल रखना, ये गलती नहीं करना आप लोग। तो क्या आ जाएगा, अब जरा आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। क्या इक्वेशन 1 में डिमेंशन m में 1, L में 1, T में -2 है? हाँ। क्या इक्वेशन 2 में भी डिमेंशन m में 1, L में 2, T में -2 है? हाँ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या, E इज इक्वल्स टू हाफ mv², आप बोलोगे इट इज डिमेंशनली करेक्ट। क्या बोलोगे, इट इज डिमेंशनली करेक्ट, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है, मैंने बोला डिमेंशनली। अब सर आप क्या बोल रहे हो, व्हाट इफ, एक काम करते ना, मैं आपको E इज इक्वल्स टू mv² करके एक फॉर्मूला देता हूं। ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, E इज इक्वल्स टू mv²। एनर्जी इज हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी सभी को पता है। लेकिन तब भी अगर मैं देता और आपको बोलता कि भाई इसको चेक करो कि क्या ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आप बोलते हाँ सर चेक कर लेते हैं, E का डिमेंशन निकालते आप, mv² का डिमेंशन निकालते, दोनों के डिमेंशन बराबर आते हैं, आप बोलते इट इज डिमेंशनली करेक्ट।
ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है? आप तब बोलते नहीं सर फॉर्मूला सही नहीं है। तो डायमेंशन एनालिसिस का एडवांटेज होने के साथ डिसएडवांटेज क्या है कि भले ही आपने डायमेंशनली करेक्ट तो प्रूफ कर लिया, लेकिन आप वो फॉर्मूला सही है या नहीं वो पता नहीं लगा सकते, ये उसका ड्रॉबैक है। क्या ये आपको समझा? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें से ना मैं एक क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ ज़रा, कि मैं आपको एक पॉइंट प्रूफ कर पाऊँ। क्या लिखा हुआ है? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ A स्क्वायर T स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टेप नंबर 1 LHS लिखो। LHS क्या है? LHS में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सभी को मालूम है, L में 1 होता है, लेंथ में 1, राइट। अब चलिए, क्या मैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सब लिखना जरूरी है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT, राइट। ये बराबर होना चाहिए ना, लेकिन अभी मालूम नहीं है ये बराबर है या नहीं, तो चलो चेक करते हैं, है ना। चेक करते हैं। RHS में लिख देता हूँ यहाँ पे, RHS में UT है पहले, राइट। तो UT का डायमेंशन देखते हैं। अब U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब L में 1 T में -1, बराबर, और बाजू में ऑलरेडी टाइम है तो T में 1। क्या ये समझ में आया? ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी का लिखा L में 1 T में -1 और टाइम का लिखा T में -1, बराबर। तो अगर T में -1 T में +1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? L में 1। तो अब तक तो कहानी सही चल रही है, लेकिन सर RHS में एक चीज़ और है, RHS में हाफ AT स्क्वायर भी है, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो अगर हाफ, आपको मालूम है कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, आप निगलेक्ट करो उसको। तो अगर आप डायमेंशन निकालो किसका? A स्क्वायर T स्क्वायर का, तो चलिए निकालते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है क्या? एक्सेलरेशन का डायमेंशन इट इज L में 1 T में -1 द होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे टाइम में ऑलरेडी स्क्वायर था, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या आ रहा है? L में 2 T में -2 और T में 2, राइट। ये T में 2 और T में -2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा L में 2। तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? अब आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर करेक्ट, राइट। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि LHS और RHS में दोनों में डायमेंशन सेम आने चाहिए थे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड वाला। चलिए थर्ड वाले में आपको क्या दिया हुआ है? F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। LHS में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डायमेंशंस ऑफ F। डायमेंशंस, फोर्स का डायमेंशन क्या है? M में 1 L में 1 T में -2। सो फॉर एनीवन हु इज थिंकिंग कि सर आपको याद है, आपको भी याद ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड लिस्ट बना दी है। ये तो आपको बिल्कुल, है ना, मुंह पे होने चाहिए कि भाई फटाफट ये आया फॉर्म, आई मीन ये क्वांटिटी आई, हमने डायमेंशन लिख दिया, M में 1 L में 1 T में -1। चलिए इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 1। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में आपके पास बहुत सारे टर्म है, सो बी केयरफुल। लिखा हुआ है mv स्क्वायर अपॉन r, उसका पूरे का डायमेंशन निकालना है। तो m मतलब मास, तो क्या हो जाएगा? M में 1 बराबर वेलोसिटी है, तो क्या आता है वेलोसिटी? L में 1 T में -1। नहीं यकीन हो रहा, देख लो वापस यहाँ पे। वेलोसिटी क्या है? L में 1 T में -1। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? L में 1 T में -1, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है ऊपर स्क्वायर भी है तो मैं लिखूंगा L में 2 T में -2 अपॉन r। r मतलब रेडियस विच इज L में अगेन 1। तो L में 1 और ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। बेसिक इंडाइसेस है, तो M में 1 L में 1 T में -2। सो आपका फाइनल आंसर आया सेम एज इक्वेशन 1। तो फ्रॉम LHS एंड RHS हम यहाँ से प्रूव कर, हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट दिस इक्वेशन F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r इज डायमेंशनली करेक्ट। बट क्या ये फॉर्मूला सही है? अब मुझे मालूम है, आपको मालूम है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है तो सही है, लेकिन अगर रैंडम को इक्वेशन दे दिया तो आप वहां से ये नहीं बता सकते कि ये इक्वेशन करेक्ट है, यानी डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशंस के हिसाब से सही जा रहे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला ये करेक्ट, ये आपको प्रैक्टिकली ही पता चलता है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। चलिए ये वाला जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन, या मैं आपको आपके हवाले छोड़ता हूं, आप मुझे बताना इसमें कि क्या v इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ AT, है ना, इज डायमेंशनली करेक्ट, यस और नो। एंड अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, वो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।